चलिए, तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे जॉब अलोकेशन, जिसे असाइनमेंट भी बोला जाता है। जो जॉब अलोकेशन है, असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है एग्जाम्स में। 3 अटेम्प्ट में से या 4 अटेम्प्ट में से आप मान सकते हैं 2 या 3 बार तक भी जो है ये आपको मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हर अटेम्प्ट में आए, ऐसा तो कोई भी चैप्टर नहीं है 7 चैप्टर को छोड़ के। और जनरली लेकिन बाकी जो है वो आते ही रहते हैं, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है एग्जाम्स में आने की। ये एक टेक्निक है जॉब अलोकेशन असाइनमेंट नामक। इसकी देखते हैं कि आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है, कौन सी प्रॉब्लम आखिर सॉल्व होने वाली है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उससे समझते हैं कि आखिर यूज़ क्या है, आखिर अपन इस चैप्टर को पढ़ के आ रहे क्यों रहे। हमारे पास में 5% है, 4 ले लेते हैं, चलो 4%। और मेरे पास में 4 तरीके के काम हैं जॉब से। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 और जॉब 4। अब लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से व्यक्ति से कौन सा काम करवाऊं। इनके नाम मान लीजिए है A, B, C, D। ए से मुझे कौन सा काम कराना चाहिए, बी से कौन सा कराना चाहिए, सी से और डी से, किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाऊं, ये समस्या है मेरे सामने। अब इसका सॉल्यूशन ये चैप्टर देगा। किस व्यक्ति को कौन सा काम, कौन सा वर्क असाइन करना है, इस सवाल का जवाब देता है जॉब अलोकेशन या असाइनमेंट चैप्टर। अब होता क्या है यहां पर, जॉब अलोकेशन में जनरली हमारे 2 उद्देश्य होते हैं। अगर मान लीजिए बात आ रही है कि कॉस्ट की बात है कहीं पर, तो हम इस तरीके से काम बांटना चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या आ जाए, कम से कम आ जाए। और वहीं अगर हम बात करें, अगर बात है सेल्स की या प्रॉफिट की, तो हम काम को कैसे बांटना चाहेंगे, इस तरीके से बांटना चाहेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट या सेल्स है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, चाहे कम वाली ज्यादा वाली, दोनों का सॉल्यूशन कब हो पाएगा, जब आप प्रॉपरली वर्क को अलोकेट करेंगे। तो किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है जॉब अलोकेशन असाइनमेंट चैप्टर से मिलता है। किस व्यक्ति को कौन सा काम अलोकेट किया जाए। तो ये जो मान लीजिए यहां पर ये 4 व्यक्ति है और 4 ही जॉब है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, विच जॉब शुड बी allocated टू विच पर्सन, कौन सी जॉब किस पर्सन को देनी है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैसे मिलेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा हमें असाइनमेंट चैप्टर से। असाइनमेंट इज द सॉल्यूशन। अगर हम ये सीख गए तो हम ये काम कर पाएंगे। तो ये हमें समझ आ गया कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ते क्यों, इसको पढ़ के मिलने क्या वाला है, ये मिलने वाला है कि कौन से व्यक्ति से कौन सा काम करवाना चाहिए। मान लीजिए और अपन बात करते हैं जैसे
क्रिकेट की, क्रिकेट के अंदर इंडिया की टीम है, ठीक है। हमारे पास में काफ़ी सारे प्लेयर्स के पास डेटा है, रिकॉर्ड्स है कि किसी ने फर्स्ट नंबर पे कैसा परफॉर्म किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, किस प्लेयर ने किस नंबर पे कैसी परफॉर्मेंस दी है, पास्ट का डेटा हमारे पास है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्लेयर को कौन से नंबर पर भेजा जाए, किस प्लेयर को कौन सा नंबर दिया जाए ताकि हमारी टीम के रन्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। ये प्रॉब्लम भी असाइनमेंट के थ्रू सॉल्व हो सकती है, ये काम भी हम असाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। किसी प्लेयर के क्या करो, मान लो 5, 7, 8, 10 इनिंग पास्ट इनिंग्स का डेटा ले लो कि ये, या फिर ऐसा करो कि ये सेकंड नंबर पे खेलता है तो इतने इतने रन बनाए, थर्ड पे इतने, फोर्थ पे इतने, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर के आपने क्या ले लिए, डेटाज ले लिए कि ये जो है ये रोहित शर्मा इतने बनाता है, विराट कोहली इतने बनाता है, ठीक है, केएल राहुल इतने बनाता है, ठीक है, और भी जो प्लेयर है उनके नाम आपने ले लिए और उनके सामने पोजीशन लिख दी, ये सेकंड पे जाता है तो इतना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर प्लेयर का डेटा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे कितना कितना बनाता है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि मैं विराट कोहली को कौन से नंबर पे भेजना चाहिए, रोहित शर्मा को कौन से पे भेजना चाहिए, केएल राहुल को कौन से पे भेजना चाहिए, मतलब इनको कौन सी पोजीशन अलोकेट करें, ये वाला काम भी असाइनमेंट के थ्रू हो सकता है। दूसरी तरफ बात करें, मान लीजिए मुझे कोई काम करवाना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, मैंने 5 बच्चों का डेटा लिया और मैं अब सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन किसको दूं, ये क्वेश्चन किसको दूं, ये क्वेश्चन किसको दूं। मैं चाहता क्या हूं कि मेरा जो टाइम लगे ना, वो टाइम कम से कम लगे, मतलब मेरा काम जल्दी हो जाए। तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चंस इस तरीके से बांटने चाहिए, इस तरीके से अलोकेट करने चाहिए वो कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अब ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास में आपका कोई पास डेटा होगा कि ये जनरली इतने इतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, मैं वहाँ एनालिसिस करूंगा और बता दूंगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसको दे रहा हूँ, ये इसको दे रहा हूँ, ये इसको। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे काम को इस तरीके से बांटना था कि मेरा जो टाइम है वो कम से कम लगे। इसी तरीके से मान लो मेरे पास में कोई मुझे गुड्स भिजवाने हैं, गुड्स के लिए चलो हालांकि अलग से चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई काम करने हैं, 5 तरीके की जॉब है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है, और उन 5 जॉब को करने के लिए मेरे पास 5 आदमी है, 5 लोग हैं जो कि उस जॉब को करेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये काम कैसे बांटूं कि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या आ जाए, कम से कम आ जाए। ये काम भी किससे हो जाएगा, असाइनमेंट से हो जाएगा। मतलब ये समझा हमने अभी तक कि जहां भी कोई चीज बांटने की काम है, काम बांटने का जहां पर भी सिस्टम है, वहां पर क्या काम आता है, असाइनमेंट काम आता है। अब वो काम बांटने के उद्देश्य दो होते हैं, या तो कॉस्ट और टाइम कम चाहिए आपको, या फिर आपको प्रॉफिट, सेल्स, रन्स क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम 2 टाइप की होती है, जैसा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में भी देखा है, एक मिनिमाइजेशन की और एक मैक्सिमाइजेशन की। जब हम बात करेंगे टाइम और कॉस्ट की तो ये हम क्या चाहेंगे, हमेशा क्या हो, मिनिमम हो, तो प्रॉब्लम का टाइप क्या होगा, मिनिमाइजेशन। और जब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, सेल्स की और रन्स की, हम क्या चाहेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, मैक्सिमाइजेशन। अब होगा क्या कि जो भी असाइनमेंट की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड है, क्या है, देखिए ये जो शुरुआत है, ये जो ढूंढा गया है, यूरोप के अंदर एक देश है, असाइनमेंट टेक्निक कहां से ढूंढी गई है, यूरोप के अंदर एक देश है हंगरी। वहां के लोगों ने, वहां के व्यक्ति ने जो है ये टेक्निक ढूंढी, असाइनमेंट टेक्निक ढूंढी। इसी वजह से जो मेथड अपन पढ़ेंगे असाइनमेंट का, उसको बोला जाता है हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। तो जो भी असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे वो कौन सा मेथड कहलाता है, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। इस मेथड का यूज करते हुए जो है हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि असाइनमेंट क्यों पढ़ा जाता है, कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करने वाला है। नॉट ओनली चैप्टर, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। बस आपके पास में डेटा होना चाहिए, टेक्निक्स लगाओ, आपको पता चल जाएगा किसको कौन सा काम देना चाहिए, ठीक है। जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हंगेरियन असाइनमेंट मेथड।
बाकी सारी चीजें तो अपन एग्जाम्पल लेकर और स्टेप से ही देख पाएंगे कैसे होता है। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में करते हैं नोट और फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो आपको ये नोट कर लेना है, और एक मेथड ऑफ असाइनमेंट। देखिए होता क्या है कि असाइनमेंट के बहुत सारे अलग अलग मेथड हो रहे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। टोटल जो है 4 टाइप ऑफ मेथड होते हैं, आप यहां पर देखेंगे। कंप्लीट इनेमुरेशन मेथड, ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन एक टाइप ऑफ असाइनमेंट है, मतलब ये इसमें भी क्या होता है, काम बांटा जाता है। सिंप्लेक्स मेथड भी अपने है नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने जो है इक्वेशन बनाना तो सीखा है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड नहीं था। अदरवाइज सिंप्लेक्स मेथड होता तो भी एंड में जाके अपन देख लेते कि किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बनानी चाहिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो या कॉस्ट कम से कम आए। लेकिन ये मेथड भी अपने सिलेबस में ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अपने यहाँ पर है, आगे आएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से रिलेट करता है, आगे आएगा तब देखेंगे। और ये मेथड हम पढ़ने ही वाले हैं। तो ये असाइनमेंट के टोटल 4 मेथड होते हैं। आपसे ये थ्योरी में पूछा जा सकता है और एमसीक्यू बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ असाइनमेंट। तो इसमें से 3 तो मैच कर रहे होंगे और एक नहीं कर रहा होगा। या फिर ऐसे ही बोला जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इनमें से एक ही मिलेगा और बाकी 3 दूसरे मिलेंगे। इस तरीके से यहां से बनाया जा सकता है क्वेश्चन। इतना सा आप करिए नोट, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और यहां पर ये चीज जरूर नोट करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब हमने यहां तक अभी तक ये देखा है कि हाँ फिर हम असाइनमेंट को पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे सारी बातें। फिर आप थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे मेथड के बाद। अच्छा एक बात बताओ, एक ही आदमी और एक ही काम है तो क्या असाइनमेंट की जरूरत है? वेरियस पर्सन्स होने चाहिए और वेरियस जॉब्स होनी चाहिए असाइनमेंट के लिए। हमारे एग्जाम्स वैसे ऑनलाइन है तो ऐसा सोचा जाता है कि कैसे आएगा अगर आप देखोगे आगे सॉल्व, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, ध्यान रखें। असाइनमेंट टेक्निक को अप्लाई करने के लिए वेरियस जॉब्स एंड वेरियस पर्सन्स होना
जरूरी है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, वहां के थ्रू सब कुछ समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन दिखता है और क्या होता है यहाँ पर। चलिए, तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं सब कुछ। जो एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं वो हमारे एग्जाम्स में आया हुआ है। जून 2018 का एक एग्जाम्पल लेंगे इस चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकली, असाइनमेंट का कि आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर अपन इसको पढ़ते क्यों है। एक ब्लैक स्मिथ सुपरवाइजर है, in his workshop is considering how he should assign the 4 jobs that are to be performed। इसके पास कोई 4 जॉब है, ये A B C D, टू 4 वर्कर्स अंडर हिम। उसके पास में 4 वर्कर है जिनको ये जॉब बांटनी है। ही वॉन्ट्स टू असाइन द जॉब टू द वर्कर सच दैट द एग्रीगेट टाइम टू परफॉर्म जॉब इज द लीस्ट। वो चाहता है ऐसे जॉब बांटू कि जो टोटल टाइम मेरा लगे वो क्या लगे, कम से कम लगे। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, पिछले टाइम पीरियड के एक्सपीरियंस को देख करके उसने एक डेटा तैयार किया है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। टेकन बाय द 4 वर्कर इन परफॉर्मिंग दीज जॉब्स एंड द सम सेम इज गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, टाइम मिनट्स में गिवन है जो भी है चारों लोगों का। तो देखो, 4 वर्कर है और 4 ही जॉब है। तो होता क्या है, देखो, असाइनमेंट के अंदर रो और कॉलम वाइज डेटा गिवन होता है। ठीक है, ये रही रो और ये रही कॉलम। हमेशा असाइनमेंट का क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हमको मिलने वाला है। एक चीज है यहां पर ध्यान रखिएगा, सर व्हाट इफ यहां पर 5 जॉब होती और 4 ही लोग होते, या फिर जॉब 3 ही होती और 4 लोग होते, तो क्या हो। ऐसी भी सिचुएशंस आती है जो कि अपन आगे बात करेंगे। अभी एक बेसिक चीज बताता हूं सबसे पहले। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना नेसेसरी है। तो यहां पर देखो, जितनी रो है मतलब 4 लोग है और 4 ही क्या है, जॉब है। दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसा कि जितनी जॉब है उतने ही उसको परफॉर्म करने वाले होने चाहिए, तभी जाकर के असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर नहीं हो तो सर, नहीं हो तो क्या होता है वो भी अपन देखने वाले हैं कि भाई अगर एक कम ज्यादा हो, जॉब कम हो, वर्कर कम हो, तो क्या हो, फिर उस सिचुएशन को भी अपन आगे देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल अपन लेकर के चल रहे हैं कंटिन्यू में। इसी एग्जाम्पल के ऊपर अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि असाइनमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। ये एक टेक्निक है, आपको ऐसा लगेगा कि एक गेम की तरह है, इसमें तो आप मजा आएगा आपको इसको करने में, और बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। तो देखिए, ये हमारे सामने एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन मैं आपको साथ साथ में स्टेप्स भी लिखवा रहा हूं, और इसी टेबल को आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। पहले एग्जाम्पल में ये आपकी टेबल है जिसको आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। एक सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट कंडीशन।
number of rows and number of columns should be equal for solving assignment प्रॉब्लम। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे मान लो इसमें रो कम होती, सभी इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें ये रो नहीं होती, ठीक है, फर्स्ट वाली रो होती ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता ये, तो क्या करते हैं, अगर रो और कॉलम में से कुछ भी कम है तो हमें फिर डमी रो या कॉलम बनानी पड़ती है। मतलब हमको ये नहीं होता फिर भी हमें बनाना पड़ता, लेकिन सर फिर इसमें क्या लिखते, सारी वैल्यू जीरो होती। और मान लो ये ना हो के ये होता, ये तो चार ही होते और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता, तो क्या करते बताओ। तो फिर उस टाइम पर क्या कम पड़ रहा है, अगर ये कॉलम नहीं होता तो कॉलम कम पड़ता, तो हमें क्या बनाना पड़ता, डमी कॉलम, और इसके सारी वैल्यूज क्या होती, जीरो ही होती। तो अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो वो प्रॉब्लम का टाइप क्या जाना जाता है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, और हमें उन्हें इक्वल करना पड़ता है डमी रो या कॉलम, जो भी वॉट एवर रिक्वायर्ड इंट्रोड्यूस करके। तो इसी को आगे लिखते आइए। इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स are not equal, then we have to make it equal by introducing dummy row or column, whatever required. Such type of problems are known as unbalanced assignment problem. इसको चाहे आप आंसर का पार्ट ना माने, ऐसे नॉर्मली लिख ले तो भी चलेगा। अब अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप्स देखने वाले हैं। अब हम सीखेंगे स्टेप्स टू सॉल्व अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम ओनली। अनबैलेंस इसके बाद करेंगे, नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखने वाले हैं। स्टेप्स टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। चलिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, चेक करना कि नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है या नहीं है। चेक वेदर number of rows and columns are equal or not। सबसे पहला ये काम करना होता है, ये तो हमने देखी स्टेप, सेम स्टेप इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं।
इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल मिली कि नहीं मिली? मिली है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला काम हो गया अपना। स्टेप नंबर 2, अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो अब हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। अब हम बनाएंगे रो रिडक्शन टेबल। ध्यान से समझिएगा, रो रिडक्शन टेबल क्या होती है। रो रिडक्शन टेबल बनानी है हमें। इसकी कैसे बनाएंगे रो रिडक्शन टेबल? इस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक रो का मिनिमम नंबर लेना होता है। फर्स्ट रो में जैसे आप देखें तो मिनिमम नंबर है 40, सेकंड रो में देखें तो है 42, थर्ड रो में देखें तो, और इसमें देखें तो 40। हर रो का मिनिमम नंबर लेना है और उस नंबर को रो के बाकी सभी नंबर्स में से डिडक्ट कर देना है। तो मतलब 46 माइनस 46, 40 माइनस 40 0, 51 माइनस 40 11, 68 माइनस 40 28। इसी तरीके से नेक्स्ट रो का मिनिमम नंबर क्या है 42। तो 57 माइनस 42, 42 माइनस 42, 63 माइनस 42 और 55 माइनस 42। ये काम हमें करना है और इसे क्या बोलते हैं अपन, रो रिडक्शन टेबल बोलते हैं। तो आइए चलिए रो रिडक्शन टेबल बनाते हैं। चलिए स्टेप नंबर 2 लिखेंगे आप मेरे साथ। मेक रो रिडक्शन टेबल। रो रिडक्शन टेबल बनाओ। उसको बनाने के लिए फॉर मेकिंग रो रिडक्शन टेबल we need to select minimum number from each row and then deduct it from the other numbers of row। ये काम हमें करना होता है। तो आइए इसी काम को करते हैं। इसी क्वेश्चन के आंसर में स्टेप नंबर 2 को अप्लाई करते हैं। जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे रो रिडक्शन टेबल। क्वेश्चन में 4 वर्कर है और 4 ही जॉब है।
फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो मिनिमम नंबर इज 40, तो निकालिए 46 माइनस 46, 0, 11 एंड 28। नेक्स्ट रो का अगर हम मिनिमम नंबर देखें तो इज 42। 57 माइनस 42 15 आ जाएगा। 42 माइनस 42 0 आ जाएगा। 63 माइनस 42 21 आ जाएगा। 50 माइनस 55 माइनस 42 13 आ जाएगा। तो 15, 0, यहाँ आ रहा था 21, 13। नेक्स्ट रो का निकालिए इसी तरीके से, थर्ड और फोर्थ का फटाफट से। हमने रो के हर नंबर में से उसके उसी रो के मिनिमम नंबर को लेस कर दिया। तो ये टेबल हमें मिली रो रिडक्शन टेबल। नेक्स्ट स्टेप पर आइए चलते हैं। स्टेप नंबर 3। अब हमें बनानी है कॉलम रिडक्शन टेबल। कॉलम रिडक्शन टेबल के बारे में ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल है, जैसी रो रिडक्शन वैसे कॉलम रिडक्शन। अब ये जो टेबल हमने बनाई है, इसी टेबल से कॉलम रिडक्शन बनेगी। रो रिडक्शन में रो का मिनिमम नंबर लेते हैं और कॉलम रिडक्शन में कॉलम का मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, हर कॉलम का मिनिमम नंबर लेंगे और उसे रो के बाकी नंबर्स में से लेस कर देंगे। ज्यादातर बार होता है जीरो मिल जाता है, तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे पहली रो में कॉलम में मिनिमम नंबर जीरो है, जहां जीरो मिनिमम नंबर है वो एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस जीरो 6, 15 माइनस जीरो 15 और 1 माइनस जीरो 1। इसी तरीके से इस कॉलम में भी जीरो है, जिस कॉलम में जीरो दिख जाए उसको एज इट इज लिख दो। इसमें नहीं है लास्ट वाली में, तो इसमें मिनिमम नंबर क्या है 13। तो 28 माइनस 13, 13 माइनस 13, 16 माइनस 13 और 14 माइनस 13 करना। तो आइए कॉलम रिडक्शन टेबल बनाते हैं, पहले इसकी स्टेप लिख लेते हैं। फॉर मेकिंग कॉलम रिडक्शन टेबल, we will take minimum number from each column। हर एक कॉलम में से मिनिमम नंबर लेना है। देन we will deduct such number from the other numbers of column। तो ये काम हमको यहां पर करना है, तो इसी पर अप्लाई करते हैं और बनाते हैं आप कॉलम रिडक्शन टेबल। उसी क्वेश्चन का आंसर स्टेप नंबर 3।
वर्कर एंड जॉब को ले लेंगे। स्टार्टिंग की 3 कॉलम एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि सब में जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है तो एज इट इज ही आ जाती है। जीरो जीरो फाइव फोर 11 21 0 20। यहाँ पर क्या आएगा? 15 0 3 2। ये हमारी कॉलम रिडक्शन टेबल बन गई। अब यहां पर ध्यान देंगे, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं। देखो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को शिकार पे जाना है। शिकार पे जाना है मतलब, अब ये जो जीरो है ना इस टेबल में, ये अपने शिकार है। इन जीरोज का शिकार करना है, लेकिन तीर का यूज कम से कम करना है। कम से कम तीर का यूज करके ज्यादा से ज्यादा शिकार। मतलब क्या है, इस टेबल में प्रेजेंटेड जीरोज को हमें अब कट करना है। कट कैसे करना है? स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। या तो वो स्ट्रेट लाइन रो वाइज खींची जाएगी या कॉलम वाइज खींची जाएगी। ऐसे नहीं है कि तुमको बचपन के गेम की तरह बिना हाथ उठाए सारे जीरो काट के बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, गेम नहीं है उसमें। आपको स्ट्रेट लाइंस खींचनी है। वो स्ट्रेट लाइन आप रो वाइज खींचो या कॉलम वाइज खींचो, कोई इशू नहीं है। लाइंस का यूज कम से कम करना है। मतलब आप इतनी लाइन से इन जीरोस को काट दो जिससे कम पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप जनरली जीरोस ढूंढने अभी अपन को, और कितने जीरो ढूंढने? उतने जीरो ढूंढो जितने रो और कॉलम होते हैं। मतलब रो और कॉलम कितने? 4 है इसमें। तो ढूंढो कोई रो या कॉलम। पहले रो से शुरुआत करेंगे हम हमेशा। ढूंढो किसी रो में 4 जीरो मिल रहे हैं क्या तुमको? कॉलम में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। 4 जीरो तो नहीं मिल रहे, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी क्योंकि रो और कॉलम ही 4 है। कोई बात नहीं, 3 जीरो वाला कोई रो या कॉलम देखो। रो नहीं है, कॉलम है 3 जीरो वाला नहीं। कोई बात नहीं, 2 जीरो वाला देखो रो या कॉलम। 2 जीरो वाला रो मिल रहा है? मिल रहा है। तो अब अपन को क्या करना है, इसको ऐसे काट देना है। इसको अपन को ऐसे काट दिया। इस रो में कितने जीरो? एक तीर से 2 शिकार हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें तो एक ही जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो। इधर कॉलम में देखो एक ही रहा। इसमें 2 थे लेकिन वो एक का शिकार हो गया है, इसमें भी एक ही रह गया है। और नेक्स्ट में भी एक ही है, अब उसमें कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, अब जब दो दो वाले ऑप्शन भी देख लिए तो अब एक जीरो। एक जीरो देखो कहाँ मिल रहा है। अब एक जीरो तो ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। जब अकेला जीरो होना तो तुम उसका शिकार कैसे भी कर सकते हो। मतलब कैसे ही पकड़ लो, रो वाइज कॉलम वाइज कोई भी इशू नहीं है। जैसे मान लो इसको इच्छा हो रही है कॉलम वाइज काटना है तो ऐसे काट दिया। ये जीरो है, अब इसको तुम ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी, जब अकेला हो तो इसको ऐसे काट दिया। ये है, लो इसको ऐसे कर दिया। अब गिनो कितनी लाइन से कटा। कितनी लाइंस खींची अपन ने यहाँ? 4 लाइन खींची। क्या 4 से कम में पॉसिबल है सारे जीरो को काट पाना? 4 लाइन तो लगेगी लगेगी, हमने पूरी कोशिश करी। अगर ये जो लाइंस है ये आपके रो और कॉलम के इक्वल आ रही है, अपने रो और कॉलम भी कितने? 4, इसका मतलब आपका ऑप्टिमम आंसर आ गया है। आपका आंसर आ गया है, बस एक टेबल में अपन को आंसर में। और अगर ये सर 4 नहीं आती तो? जनरली ज्यादा तो आती नहीं है, मतलब 4 से ज्यादा नहीं आएगी, जनरली कम आ जाती है। 3 से ही कट जाए। ठीक है, ज्यादा भी पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मतलब चलो ज्यादा कम छोड़ो। अगर जितने रो और कॉलम में उतने आ गए तो ठीक है। ठीक है, अदरवाइज मैंने वो उल्टा बता दिया। ज्यादा तो आ ही जाती है, कई बार 5 से कट गई, 6 से कट गई, 7 से कट गई। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वैसा होता है तो क्या, फिर अपन आगे देखेंगे। अभी तो अपनी फर्स्ट स्टेप चल रही है। अभी 4 लाइन से कट गया है। अगर जितने रो और कॉलम है उतने से ही आपकी ये जो लाइन से टेबल कट रही है, जीरो कट रहे हैं, मतलब आपका ऑप्टिमम आंसर आ चुका है। तो आप खुद जीरो काटिए आपकी तरफ से और देखिए क्या 4 लाइन आ रही है क्या, और इसी रो कॉलम रिडक्शन में काटना है। मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये जो स्टेप अपन ने करी है ये स्टेप नंबर 4 है। लेकिन इसके लिए कोई नई टेबल नहीं बनानी, उसी में हो जाता है। Now we will cut
all the zeros in the table by using minimum possible number of lines. Such lines may be drawn row wise or column wise. If such lines from which zeros are cut comes equal to the number of rows or columns, then it means we have got our optimum answer. Now we will copy this table without lines, and then we will allocate the jobs. अब हमें क्या करनी है, ये जो ऊपर टेबल है इसी को एज इट इज कॉपी कर लेना है, एज इट इज बिना काटे हुए। और ये जो टेबल अपन बनाने जा रहे हैं, अब जो काम करने जा रहे हैं, उस टेबल का नाम है जॉब अलोकेशन टेबल, क्योंकि अब काम बांट रहे हैं, जॉब बांटने का समय आ गया। सिक्स 0 11 15 15 0 21 0 नेक्स्ट 1503 04 21। चलिए अब समझिए यहां पर जॉब अलोकेशन कैसे होता है बड़े ध्यान से। अब अपन को क्या करना है, शिकार कर लिया, अब जीरो की किडनैपिंग करनी है, सेकंड क्राइम करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम जीरोस को किडनैप करेंगे।
अच्छा बताओ, कोई अकेला जीरो मिले उसको किडनैप करना आसान है या जो किसी के साथ हो उससे आसान? अकेले को किडनैप करना। और कोई देख ले तो? अगर किसी ने साथ में देख लिया किडनैपिंग करते हुए तो क्या करोगे? काम तमाम करोगे उसका, वरना तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आओ, सबसे अब हम जीरो की किडनैपिंग करने वाले। और शुरुआत कैसे करें? तो हमारा एक ही फिक्स है, शुरुआत हम हमेशा रो वाइज करेंगे। तो जहां भी अकेला जीरो मिले ना उसको पकड़ लेना। अगर कोई सबूत मिल जाए, अभी देखते हैं कैसे, तो उसका काम तमाम करना है अपन को। देखो, सबसे पहले देखो पहली रो में कितने जीरो है? अकेला मिल गया, इसको किडनैप करो। कैसे? ऐसे ऐसे बॉक्स बना के इसको किडनैप करना है। ध्यान से समझना इस स्टेप को, इसमें गलती होती है, इसमें गलती हुई पूरा आंसर गलत आपका। अब इसको तो अपन ने ले लिया, अब सबूत देखो रेस्पेक्ट में। सर कहां? देखो रो में कोई सबूत है? दूसरा जीरो है क्या कोई? कॉलम में है क्या कोई दूसरा जीरो? ये रहा, इसको मिटा दो। इसको कैसे? ऐसे डिलीट कर दो, ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगली रो में चलते हैं। नेक्स्ट रो में कितने जीरो है? एक ही अकेला मिल गया, चलो इसको भी ले लो, उठा लो, वैन में डाल दो इसको। ये डाल दिया। इसके रेस्पेक्ट में कोई जीरो नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अकेला ही है, सबूत नहीं है। इधर भी अकेला ही है, कोई नहीं है। अभी क्या होता है, जनरली अपन को रो में ही एक एक जीरो मिल गए। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है, रो में नहीं मिले तो फिर कॉलम में जाके ढूंढते हैं, अकेला जीरो पहले ढूंढेंगे। फिर ऐसी भी सिचुएशन आती है अकेला मिल ही नहीं रहा, फिर अपन को रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो वो भी अपन सीखेंगे आगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, चलो अभी अपन को जॉब अलोकेशन कर देनी है। अब अपना फाइनल काम हो गया। और अब जॉब अलोकेशन होगा कैसे, ध्यान से समझना। ये वर्कर है और इसके सामने जो जीरो अलोकेट हुआ है ना, वो जॉब इसको मिली है। मतलब फर्स्ट वाले को बी मिली है, सेकंड वाले को डी मिली है। लेकिन हमें निकालना क्या था? निकालना तो था टाइम, क्वेश्चन में कि भाई टाइम कैसे मिनिमम आएगा। तो वो भी निकाल के बताते हैं। तो अब हमें करना क्या है? जॉब अलोकेट करनी है। इसके लिए हमको लेना है वर्कर। ठीक है, फिर हमको लेनी है जॉब, और फिर हमको लेना है इनका टाइम। चलिए सबसे पहले देखिए वर्कर 1 2 3 4। फर्स्ट वाले को जॉब कौन सी मिली? बी। सेकंड वाले को डी, सी और फिर ए। अब ध्यान से समझो, वापस इधर ध्यान दो सभी। अब ये निकालेंगे कैसे? टाइम। तो मेन टेबल में जाओ, जो क्वेश्चन की टेबल है उसमें जाके देखो, फर्स्ट वाला अगर बी जॉब करता है तो कितना टाइम लगाएगा। तो कैसे देखना है? देखो मेन टेबल में चलते हैं अपन अभी। फर्स्ट वाले से अगर बी जॉब करवाए अपन तो ये 40 का टाइम लगा रहा था। ऐसे ही सेकंड वाले से अगर सीख रहा है तो 63। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको टाइम्स देखने और लिखने हैं। तो अगर फर्स्ट वाले से हम करवा रहे हैं जॉब बी तो कितना टाइम लग रहा है? 40। सेकंड से, देन थर्ड वाले से सी, 41। टोटल 184 आना चाहिए इसका। देखो आ रहा है क्या? 184 मिनट्स इज अवर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन। बताइए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। एग्जाम में 8 नंबर का आया हुआ ये जो अपन ने क्वेश्चन करा है, सेम यही एग्जाम का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही, क्योंकि सबसे सिंपल एग्जाम में ही आया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीए फाइनल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और असाइनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ है, पहला लेवल हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अभी इसमें अनबैलेंस्ड भी आएगी। अभी तो आपके पहली बार में ये लाइन्स इक्वल आ गई, ये भी नहीं आएगी। और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी आएगी। अभी ये मिनिमाइजेशन की थी। ठीक है, इसमें एक स्टेप और जोड़ देना या कहीं लिख लेना। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो अपन ने लिखा नहीं है क्योंकि जनरल बात है। ये मिनिमाइजेशन की थी क्योंकि टाइम गिवन था। मैक्सिमाइजेशन की भी हो सकती है। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे आगे का पार्ट।